Hello friends. So today we will start with part 2 न्यू डेवलपमेंट्स इन डिजिटल बैंकिंग। हमारा जो मॉड्यूल ई है डिजिटल बैंकिंग का, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 1 पहले कवर किया जा चुका है और पार्ट 2 इसमें रह रहा था, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि डिजिटल बैंकिंग, आईटी सिक्योरिटी और दूसरे सर्टिफिकेशंस भी उसका पूरा का पूरा लेक्चर मॉड्यूल वाइज सारा लेक्चर आपको मिलेगा वहाँ पे। साथ ही साथ व्हाट वी आर ट्राइंग कि हर सर्टिफिकेशंस में आपको 50+ मॉक टेस्ट मिले। ईच मॉक टेस्ट विल कंटेन 20 to 25 क्वेश्चंस, डिपेंड्स, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपको मिले तो इससे क्या होगा ना, सर्टिफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने डिजिटल बैंकिंग और आईटी सिक्योरिटी 2 कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, सर्टिफिकेशंस में। और साथ ही साथ हम लोग सीआईबी का जो आईटी है ऑप्शनल वो करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे दूसरे सर्टिफिकेशंस एग्ज़ाम पे वी आर कंसंट्रेटिंग, तो बाय द टाइम वी विल लॉन्च दैट कोर्स ऑल्सो। तो एक बार डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि डिजिटल बैंकिंग में जो है वो आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो गिकी बैंकर्स ऐप पे मिलेगा। प्राइस जो है वो बहुत 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 ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है, अभी तक का जो प्राइस है, ठीक है। तो आप उसे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज मिलता है मॉड्यूल ए से लेकर के मॉड्यूल ई तक, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट हमारा प्लान है वहाँ पे करने का। 40 अराउंड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, बाय द टाइम और हम लोग करेंगे। तो यदि आप लेक्चर और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाओगे तो आराम से आप एग्जाम पास कर जाओगे एकदम, ठीक है, सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग MCQ, लेक्चर वीडियो और लेक्चर PDF भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे में PDF नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो लेक्चर वीडियो और मॉक टेस्ट यदि आपको मिल जाएगा दैट विल बी सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आपको रात 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, कभी भी, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल स्टडी इन दिस लेक्चर। तो देखिए ये जो हमारा मॉड्यूल ई था, मॉड्यूल ई में इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया हुआ था। हम लोगों ने फिनटेक पढ़े थे, फिनटेक क्या है। हम लोगों ने ब्लॉकचेन पढ़ा था और बहुत डीप में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, हमारे लिए जितना ज़रूरी है हम लोग उतना ही कवर कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पढ़ा था हमने, पीयर फाइनेंसिंग पढ़ा था, उसके बाद क्लाउड पढ़ा था, वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। और क्या क्या रह गया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा नहीं हुआ था, मशीन लर्निंग हमारा नहीं हुआ था, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं हुआ था और एनालिटिक्स नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चारों जो है टॉपिक हमारा बच रहा था, तो इसको आज अभी हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारा जो मेन पढ़ाने का बेस है वो बस यही है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, बस हम लोग उसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ जो भी लिखा है पहले समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मान लीजिए जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हम लोगों का जो एक लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है ना, कोई चीज़ देखते जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, या हम बात करें जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हमारा उसको हम मशीन में डाल दें, ठीक है, कि मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, कि हम लोग एक मशीन में डाल दें और मशीन भी वैसा ही बिहेव करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, कि सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, सिंपल, ठीक है। तो इसको जो है ये सिमुलेट करता है। और क्या है कि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना
वो एक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव हो जाएगा, नहीं। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो ये एक बकेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और सारा एक सीक्वेंस में जब काम करेगा तब जाकर के क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अचीव हो पाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे हम बात करें तो मशीन लर्निंग भी है, रोबोटिक्स भी है, ये सब क्या है, ब्रांचेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो अब हम यदि मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, उसको मैं राइट डाउन करूं तो क्या क्या हो जाएगा। आपका मशीन लर्निंग हो गया, उसके बाद डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके बाद जो है वो हमारा होता है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलके जो है तब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अचीव होता है, ठीक है। तो हमें लगता है एक बैकग्राउंड तो आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। देखिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस that focuses on creating system capable of performing tasks that typically require human intelligence। क्लियर है, ठीक है, कि हम लोग जो है वो ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो कैपेबल हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो काम होता है वो काम आपका सिस्टम कर ले, ठीक है। These tasks include learning, reasoning, problem solving, perception, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यही सब तो है ह्यूमन का एक नेचुरल बिहेवियर है ना, ये सब, ठीक है। आप कोई देखते हो परसेप्शन अपना हम बनाते हैं, सब अपना अपना परसेप्शन बनाता है, सबका अपना रीजनिंग है, सबका अपना लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का पावर है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स टू सिमुलेट दीज ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम्स, डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर। यानी एल्गोरिदम, डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर, ये सब सारा कुछ मिल करके जो है, जो मैंने बात किया लर्निंग की, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, तो इसको अचीव किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया कि जो भी काम ह्यूमन कर सकते हैं, मान लीजिए जो लॉजिकल रीजनिंग, परसेप्शन, ये सब की बात मैं कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मशीन में डाल देना, इमोशंस को मशीन में डाल देना एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसमें, और या क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखिए सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है, कुछ ऐसा पूछ सकता है। जनरली वो पूछते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, तो वो सब मशीन लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है कि डीप लर्निंग क्या है। तो हम लोग एक बार डेफिनेशन टाइप का एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा। आइए सबसे पहले मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है कि दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ AI। मशीन लर्निंग इनेबल्स अ सिस्टम टू ऑटोमेटिकली लर्न and improve from experience without being explicitly programmed. It involves the development of algorithm that can process large amount of data and learn patterns or characteristic from this data. मशीन लर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि मशीन को लर्न कराया जाता है, ठीक है, डेटा, ठीक है, कि डेटा, और उसको एक तरीके से ट्रेन किया जाता है डेटा, उसको स्टोर करके या डिफरेंट डेटा पे काम करा के, ठीक है। इससे क्या होगा कि और क्या होगा, डिफरेंट डेटा मतलब दिया जाता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, ठीक है। तो ये सब जो है ये मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम that can process large amount of data and learn patterns and characteristics from this data। मशीन को इस वे में
एल्गोरिदम मशीन के लिए लिखा जाता है, ट्रेन किया जाता है बोल सकते हैं, जिससे वो खुद ब खुद ही डेटा से पैटर्न निकाल पाए, उसके बारे में सोच सके, उससे फिर डिसीजन बना सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग क्या है, तो ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है, ठीक है। और ये क्या है, डीप लर्निंग यूजेज न्यूरल नेटवर्क्स। अब चलिए न्यूरल नेटवर्क्स आ गया, इसको अभी देखते हैं, पहले पढ़ लीजिए। with many layers deep to analyze various factors in data and it's particularly powerful for tasks like image and speech recognition। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स है, एक बहुत सारे न्यूरॉन्स है ना, और उसका एक अपना नेटवर्क है ट्रैवल करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का, तो हम बोल सकते हैं कि ए न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड बाय द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ह्यूमन ब्रेन जिस पैटर्न में काम करता है, तो उसी पैटर्न में मशीन को भी काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। आप यदि न्यूरल नेटवर्क में और डीप जाओगे तो बहुत सारा कुछ है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, बायसेस, एक्टिवेशन फंक्शन, ट्रेनिंग, ये वो बहुत सारा है। तो हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें बस न्यूरल नेटवर्क यही है, हमारे दिमाग में हमारा जो ब्रेन है ना, तो उसमें जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, तो यही है न्यूरल नेटवर्क। अब डीप लर्निंग क्या है कि सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग यूजेज न्यूरल नेटवर्क। अब तो समझ गए न्यूरल नेटवर्क क्या है, विद मेनी लेयर्स, हेंस डीप, बहुत सारा लेयर होता है तो इसलिए उसको बोला जाता है डीप, टू एनालाइज वेरियस फैक्टर्स इन डेटा। इट्स पार्टिकुलरली पावरफुल फॉर टास्क लाइक इमेजिंग एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए कि ह्यूमन में इंटेलिजेंस होता है इनबिल्ट, ठीक है, एक लेवल का तो सबके पास होता है, चाहे हम डफर हो या इंटेलेक्चुअल हो या कुछ भी हो, सबके पास होता है थोड़ा बहुत। तो मतलब एक ह्यूमन कहलाने के लिए जितना चाहिए उतना तो होता है ना। तो जब मान लीजिए आप कोई चीज़ देखते हो, कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, तो अब उससे जो आप परसेप्ट करते हो, मतलब उसके बारे में सोचते हो, तो उसके डिफरेंट डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ों को आप सोचने लगते हो। कोई कलर के बारे में सोचता होगा, कोई ये सोचता है इसका साइज गोल है या रेक्टेंगुलर है या ये है वो है, कोई सोचता है किस काम के लिए होता है, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में हम सोचने लगते हैं। तो डीप लर्निंग जो है वो यही है कि ये बिल्कुल जो न्यूरल नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन में, और हमारे ब्रेन में ये लेयर्ड टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से लेयर्ड है, लेयर पर से लेयर होता है न्यूरॉन नेटवर्क का भी। तो ये जो लेयरिंग आर्किटेक्चर है हमारे मतलब ब्रेन में, उसी को सिमुलेट किया जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेयर्ड के लिए डीप, मतलब डीप लर्निंग। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए जब हम डेटा देंगे तो उसके डिफरेंस डायमेंशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो जो है वो स्टोर कर पाएगा। तो दिस इज डीप लर्निंग। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि मान लीजिए कि आप ना एप्पल का कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो आप बोलते हो ना, हे सीरी डू दिस, है अब गूगल का कुछ है तो हे एलेक्सा डू दिस समथिंग समथिंग। तो मतलब क्या कि हम अपने बोल चाल के भाषा में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से या डिवाइस से उसी से इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यदि हम बोलें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, तो नेचुरल language processing is a branch of artificial intelligence that focuses on the interaction between the computer and human through natural language। खत्म, कुछ भी नहीं, मतलब कि ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो है वो नेचुरल लैंग्वेज के द्वारा जो है वो इंटरेक्शन कराया जाता है। अभी के टाइम में क्या है, मान लीजिए आप कोड लिखते हो, यदि आप में से कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे तो हम कोड लिखते हैं, फॉर लूप चलाया, वाइल चलाया, कुछ कुछ कंडीशन दिया, जो भी करते हो, तो फिर बोलते हैं तो सिस्टम वैसा वैसा करता है। अब हम बोले सिस्टम को कि देखो तुम इसको ऐड कर दो, ऐसे नेचुरल लैंग्वेज में, हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, और वो कर दे, तो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मैंने। दिस ब्रांच फोकसेज ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट
and respond to human language in a valuable way. It's the technology behind chatbots, ट्रांसलेशन सर्विसेज एंड वॉइस असिस्टेंट, जो अभी मैं नाम लिया था वॉइस असिस्टेंट में एलेक्सा या फिर सीरी, ठीक है ना, एप्पल के लिए आप यूज़ करते हो ना सीरी और एलेक्सा, गूगल वाला प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ था नहीं इसमें, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है, देखिए देखिए रोबोटिक्स क्या है कि ऐसे यदि हम बोले तो क्या है ये कि कंप्यूटर साइंस और जो कोर इंजीनियरिंग दूसरे फील्ड्स हैं, दोनों को इंटीग्रेट करके कुछ नया बनाना है ना। बहुत सारा रोबोट पे फिल्म देखा होगा आप लोगों ने, मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर तो होता है कम से कम अच्छा खासा चलने वाला, ठीक है। तो उसमें जो मैकेनिज्म लगा हुआ है तो दूसरा फील्ड का है, और जो सॉफ्टवेयर्स लगे हुए मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का हो गया। तो यदि हम ऐसे बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टू डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड यूज रोबोट्स, ठीक है। और इसका जो है मेन क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं डिजाइन, रोबोटिक्स है क्या। तो द गोल ऑफ रोबोटिक्स इज टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन असिस्ट एंड सप्लीमेंट ह्यूमन्स इन वेरियस टास्क, और वो कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हाउस होल्ड हो, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, AI इन रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स programming machines to see, hear and react to sensory input in complex ways. This can range from industrial robots to autonomous vehicles. रोबोटिक्स यही है कि मान लीजिए कि जो ऐसे ह्यूमन काम करता है ना, मान लीजिए हम लोग जैसे काम करते हैं, ठीक है, तो वैसा ही ह्यूमन बनाना, एक ऐसा ह्यूमन बनाना जो हमारे तरह ही सुन सकता है, देख सकता हो, रिएक्ट कर सकता हो, ठीक है। तो वही प्रोग्रामिंग सेंसर्स इसका यूज़ करके हम लोग करते हैं, और जो आपको डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे आपका हेल्प करे, चाहे वो इंडस्ट्रियल काम हो, और जैसे ऑटोनोमस व्हीकल भी आ गया है तो उसमें भी, ठीक है। तो दैट इज रोबोटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग जो है वो क्या है, तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग पहले तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब देखिए कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर साइंस का ऐसा ब्रांच, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस को मिमिक करता है, उसका कॉपी करता है, साधारण भाषा में बोले तो कॉपी करता है, और कंप्यूटर मतलब जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में जो है वो हेल्प करता है। मतलब कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है ना, कि हमारा जो ब्रेन जैसे किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देख करके कैसे सॉल्व करता है, कैसे स्टार्ट करता है सोचना और ये सब, तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में हम लोग यही करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स जैसा, ह्यूमन ब्रेन्स का जो काम है, फंक्शन है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वैसा ही आपका सिस्टम भी करे। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन क्या लिखा हूँ, सिस्टम्स दैट आर डिजाइन टू सिमुलेट ह्यूमन थॉट प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज्ड मॉडल, ठीक है। सिस्टम डिजाइन टू सिमुलेट ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है, या ह्यूमन थॉट प्रोसेस लिख दें तो ब्रेन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन थॉट प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज्ड मॉडल, याद रखना है आप लोगों को, पता है एग्जाम में क्या आएगा ना कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है, वो ऐसा पूछ देंगे, ऑप्शन दे देंगे, देन यू विल हैव टू आंसर, यू विल हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन देयर, तो आप इसे ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉपी करे, मिमिक करे, दैट इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है वो क्या होता है, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम्स हमारा क्या है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ठीक है ना। अभी कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या था कि ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करना, ठीक है ना,
एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हम देखिए जैसे बोले एक्सपर्ट सिस्टम आर अ बंच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट। और ये एक्सपर्ट सिस्टम क्यों होते हैं, तो दे आर डिजाइन टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय रीजनिंग थ्रू बॉडीज ऑफ नॉलेज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड प्राइमरीली एज इफ देन रूल्स रादर देन थ्रू कन्वेंशनल प्रोसीजरल कोड। मतलब क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए जो ह्यूमंस का ना जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना, ठीक है, उसको कॉपी करना, ठीक है, उसको कॉपी करना, एमुलेट करना, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, दीज आर AI सिस्टम दैट यूज अ नॉलेज बेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दे आर यूज इन डोमेन्स लाइक मेडिकल डायग्नोसिस, इंजीनियरिंग एंड मोर। एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये जितना भी मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमन जब मान लीजिए चाइल्डहुड होता है, कुछ नहीं जानता है, बड़ा होते हैं जैसे 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 जैसे, तो क्या है कि मान के चलिए कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में आप अपने आप को पाते हो, फिर आप उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आसपास से सीखते चले जाते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होता जाता है ना। अब सिस्टम के साथ ऐसा कैसे करेगा कि उसको टाइम तो इतना है नहीं कि उसको 50 साल तक रखेगा, अपने आप हो जाएगा। हम लोग जैसे आसपास से सीखते हैं तो उनको डेटा से सिखाया जाता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम में जो है वो ह्यूमन जैसे मान लीजिए नॉलेज बेस है ना, यहाँ पे AI सिस्टम दैट यूजेज ए नॉलेज बेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उनको वो एक्सपर्टाइज डेटा से दिया जाता है कि इस सिचुएशन में ऐसे सोचना है, इस सिचुएशन में ऐसे सोचना है, ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, AI system that uses a knowledge base of human expertise for problem solving. They are used in domains like medical diagnosis, engineering and more, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि कंप्यूटर विजन, ठीक है, ये बहुत बार आता है इसलिए मैंने इसको ना इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, कंप्यूटर विजन। देखिए ये क्या है कि जैसे हम बोले कि कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट ट्रेन्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ड। जो हमारा विजुअल वर्ड है, हम लोग आंख से देख करके, आप कुछ देख करके इंटरप्रेट करते हो ना, कोई हार्ड है या सॉफ्ट होगा, या मान लीजिए आप बाहर से देख करके, या विजुअल इंटरप्रिटेशन से भी बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं ना, समझते हैं ना, ठीक है। तो कंप्यूटर को विजन देना, ठीक है, कंप्यूटर को विजन देना, ट्रेन करना कंप्यूटर को कि वो जो है वो विजन से जो इनपुट मिलेगा, ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करेगा। अब देखिए जैसे मैं बोलूं कि जो डिजिटल इमेजेस हैं, ठीक है, वीडियोस है, और ये डीप लर्निंग मॉडल्स और ये सब मिल करके जो है वो सिस्टम को आप मतलब क्या करते हैं कि विजन देते हैं। वो देख करके खुद डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पानी है या आग लगा है, या यहाँ गड्ढा है या बालू है, या ये है, कैसे चलना है, ठीक है, ये सब डिसीजन देता है। और उसमें उसका हेल्प जो सब भी करता है, सेंसरी जो सेंसर्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, डेप्थ कितना है, प्लेन है कि नहीं है, थोड़ा सा भी हुआ डेविएशन तो उस हिसाब से फोर्स लगाएगा वो, तो ये सब है। उसके बाद जो है जो दूसरे मॉडल्स हैं उनको इंटीग्रेट करके विजन देता है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, द फील्ड इनेबल्स कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड सच एज रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, फेसेस और सीन्स इन अ इमेज एंड वीडियो, ठीक है। तो दिस इज कंप्यूटर विजन। चैटबॉट भी एक है, वही सीरी और ये अलेक्सा वाला हो गया, या फिर नहीं वो तो वॉइस असिस्टेंट है। चैटबॉट्स में जैसे है ना कि आप कुछ लिखते हो, फिर उसका जवाब आपको मिलता है, अपने आप मिलता जाता है, ठीक है। तो चैटबॉट्स क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू AI। आपको लगा कि हम किसी ह्यूमन से बात करें, लेकिन वो मशीन होता है और इतना ट्रेंड होता है और इतना अच्छे से आपको जवाब देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मशीन से बात कर रहे थे या आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब मशीन लर्निंग क्या है कि
अभी तो हम लोग मशीन लर्निंग थोड़ा सा पढ़े थे, अब थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए मशीन लर्निंग क्या है, इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, दैट कैन लर्न फ्रॉम, यानी डेटा से ही लर्न भी करना है, ठीक है, एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, डेटा से ही सीखना है कि कैसे किस परिस्थिति में कैसा डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, या कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दिस इज मशीन लर्निंग, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, ठीक। दे आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस with minimal human intervention. The more data these algorithms are exposed to, the more they can learn and improve over time. कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि जितना आप ज़्यादा डेटा से एक्सपोज करोगे इसको, उतना ही आपका सिस्टम जो है वो अच्छा बिहेव करेगा, क्योंकि वो ट्रेन होगा, ठीक है ना, वो ट्रेन होगा, डिफरेंट टाइप का उसको एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो ये है, it involves the development of algorithm that can analyze and make predictions or decision without being explicitly programmed to perform a specific task. Here are some key aspects of machine learning. machine learning में क्या है ना कि ऐसा एल्गोरिदम हम लोग डेवलप करते हैं या मशीन लर्निंग में डेवलप किया जाता है जो प्रिडिक्शंस कर सकता है, डिसीजन कर बना सकता है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे करना है। लेकिन शुरुआत में क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप डेटा देंगे तो उतना अच्छा से वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में क्या है, एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे पहले ये दोनों इसमें जरूर पूछता है, और एक ही चीज़ है, सुपरवाइज्ड मतलब लेवल डेटा पे काम करता है, अनसुपरवाइज्ड मतलब अनलेवल डेटा पे काम करता है। आपका क्वेश्चन इसी में से आएगा यदि इसमें से कुछ पूछेगा तो, ठीक है, कि ये कैसे कैसे काम करता है, तो ये यही पूछेगा। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, दिस इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन अ लेवल डेटा सेट वेयर द डिजायर्ड आउटपुट इज नॉन। द मॉडल लर्न्स टू प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट डेटा। Examples include regression, classification task, predicting horse prices, identifying spam mails. Supervised मतलब लेबल डेटा, ठीक है, लेबल डेटा, और इसका एग्जाम्पल है ये सब। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब होता है जो अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लस्टरिंग एसोसिएशन का टास्क हो गया, कस्टमर सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग, तो ये हो गया किसका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक है। डीप लर्निंग हम लोग ऊपर में ही पढ़े ही थे, ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे, ऊपर में बता दिया हुआ था, ठीक है, जब हम लोग ऊपर वाला कर रहे थे कि ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम मॉडल्ड आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन दैट इज यूज टू प्रोसेस कम्प्लेक्स डेटा इनपुट पैटर्न्स। और वैसे हम लोग याद रखने के लिए कि भूल ना जाओ आप, तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो न्यूरॉन्स का जो मूवमेंट होता है ना हमारे माइंड में, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, तो उसको सिमुलेट किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़िए, तो डीप लर्निंग क्या है, ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज न्यूरल नेटवर्क विद मेनी लेयर्स, इसीलिए मेनी लेयर्स है, इसलिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं, टू एनालाइज वेरियस फैक्टर्स ऑफ डेटा, दैट इज डीप लर्निंग। ऊपर में हमने अच्छे से कवर किया था इसको। नेक्स्ट क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या होता है, This type involves training models to make a sequence of decisions or rewarding or punishing them for a decision they make. It's used in areas like robotics, gaming and navigation. याद रखना है आपको, ठीक है। Reinforcement learning क्या है, तो याद रखिएगा कि punishing और rewarding, ठीक है। तो punishing और rewarding जब भी आ जाएगा तो आपको याद रखना होगा कि ये क्या है, हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है, तो ये यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है कि मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूड, एक है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, न्यूरल लैंग्वेज, यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना।
ये सब जो है वो यूज़ करने का है। आइए, मशीन लर्निंग सबसे पहले प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब स्टॉक मार्केट का जो प्रिडिक्शंस होता है या क्रेडिट स्कोरिंग का, उसमें इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन में होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऊपर में अच्छे से पढ़े थे। अच्छा, इसमें ना एक और वर्ड है सेंटिनल एनालिसिस। ये क्या होता है देखिए, ये क्या है कि मान लीजिए कोई हम मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, जो टोन होता है मैसेज का, वो टोन जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव हो है या निगेटिव है, ठीक है। तो ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। मैं सेंटिनल पढ़ रहा था, पता नहीं देखा नहीं, ठीक है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिजिटल टेक्स्ट टू डिटरमाइन इफ द इमोशनल टोन ऑफ द मैसेज इज पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। उसका टोन कैसा साउंड कर रहा है। तो जैसे हम बोलेंगे या आप बोलोगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे साउंड कर रहे हो आप, लेकिन अब मशीन आपस में जो है मान लीजिए लिख करके या नेचुरल लैंग्वेज में मान लीजिए कुछ करता है, कोई बोलता है या लिखता है, तो फिर हमको पता लगाना होगा कि उसका टोन कैसा है। तो दिस इज सेंटिमेंट एनालिसिस। अब इसका यूज हेल्थ केयर में भी होता है, ऑटोनोमस व्हीकल में, वही सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, ये सब होता है। देखिए, इसमें क्या है ना कि मशीन लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स में क्या है कि मान लीजिए डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एक बात बताओ, आप मशीन को छोड़िए मशीन, आप एक बात बताओ, आपका कोई बच्चा है मान लो, ठीक है, भाई बहन बेटा बेटी कुछ है, तो आप उसको जैसा सिखाओगे वो आगे जाके वैसा ही बनेगा, है कि नहीं। हम जो भी उसके माइंड में डालेंगे वो वैसा ही रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। तो अब क्या है कि इसी तरह मशीन लर्निंग में कि जो आप डेटा डाल रहे हो, जिस डेटा पे ट्रेन कर रहे हो मशीन को, वो कितना क्वालिटी का डेटा है, क्वालिटी क्या है। दूसरी बात कि क्वांटिटी क्या है, डेटा का साइज क्या है। अब बताओ, आपकी डेटा का साइज यदि कम रहेगा, ठीक है, तो मशीन जो है वो सही से बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए सिंपल आप एक एग्जाम्पल लो डे टू डे लाइफ से कि यदि आप कहीं गांव में रहे, गांव में ही रह जाते, आप बैंक में जॉब नहीं करते, आप दुनिया नहीं देखते, एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र नहीं होते, तो आपको कैसे पता चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मशीन में भी यदि मशीन को हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा नहीं देंगे, मतलब आप ऐसे इसको रिलेट करो कि डिफरेंट जगह घुमाएंगे नहीं, वो कैसे सीखेगा। थोड़ा सा डेटा दे देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ही सीखेगा ना। उसको गांव का डेटा देंगे, गांव में ही बस रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मतलब रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप यदि घर पे रह जाते तो घर के आसपास देख के जो सीखते वही सीख पाते, लेकिन आप 50 जगह घूमे हो तो 50 जगह का नॉलेज है। तो मशीन के साथ भी वही है। लेकिन एक बात और, तो ये तो क्वांटिटी की बात हो गई कि 50 जगह घुमाए कि नहीं, क्वालिटी में कि उस 50 जगह में से कितना क्वालिटी जगह घूमे हो, ठीक है ना। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ डेटा यदि सही नहीं दोगे तो आपको दिक्कत होगा। तो क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन। एकदम सही है कि जिसपे उसको ट्रेंड किया गया है। बायस और फेयरनेस, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हम ह्यूमंस लोग भी तो बायस होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के। मान लीजिए कि हम लोग बायसनेस है, मतलब किसी चीज़ के लेके भी, किसी कलर को लेके हो सकते हो, कोई सामान को लेके हो सकते हो, किसी चीज़ के लेके हो सकते हो आप लोग। तो बायस और फेयरनेस क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन inadvertently learn and perpetuate biases present in the training data। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए कि हम उसको फॉल्टी डेटा के साथ ट्रेन करेंगे, बाइस्ड डेटा के साथ ट्रेन करेंगे, मतलब आप वैसा डेटा यूज करोगे जिसमें बाइसनेस के बेस पे मान लीजिए कोई हम आउटकम ड्रॉ किए हुए हैं, तो मशीन का भी तो दिमाग वैसा ही ना होगा, मशीन भी वैसा ही सोचेगा। हम उसको ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रीजन से है तो ये इंटेलिजेंट होगा, ये ऐसा देखने में है तो ये इंटेलिजेंट होगा। यदि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऐसा यदि हम सोच रहे हैं, ऐसा हम डेटा यदि उसको देंगे तो वो भी मशीन भी वैसा ही सोचने लग जाएगा। तो एक इसमें बाइसनेस और फेयरनेस पे हम लोग को जब हम ट्रेन करेंगे मशीन को तो ध्यान देना होगा। एक होता है इंटरप्रेटेबिलिटी, इंटरप्रेट कैसे करता है। तो सम कॉम्प्लेक्स मॉडल लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर ऑफन सीन एज ब्लैक बॉक्सेज ड्यू टू देयर लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी। अब बहुत सारा ऐसा है जो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरप्रेटेबिलिटी में कॉम्प्लेक्स मॉडल है जो इंटरप्रेट नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है।
दूसरा ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, बैलेंसिंग द मॉडल्स एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा टू अनसीन डेटा इज अ की चैलेंज। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि हमने जिस डेटा पे ट्रेन किया है, यदि उस टाइप का कोई मान लीजिए क्वेश्चंस आता है या उस टाइप का सिचुएशंस आता है तो मशीन सही काम करेगा। लेकिन आपका मशीन जो है वो क्या होना चाहिए, यदि हम नहीं भी दिए हैं तो वो मान लीजिए जो सिचुएशन के लिए हम नहीं ट्रेन किए हैं तो उसमें भी आपका मशीन फेल नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो मॉडल है, मशीन है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग मतलब क्या है कि बैलेंसिंग द मॉडल्स एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा टू अनसीन डेटा इज अ की चैलेंज। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग डेटा मतलब वैसा आप दो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अनसीन यदि कुछ आता है तो उसमें भी आपका मशीन सही काम करे। दिस इज ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये भी याद रखना, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, चलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है ना ऑफिस में बैठे हो, बैंक में बैठे हैं, ठीक है, और आपको लगता है क्या ना कि आपके फ्रिज में ना दूध नहीं है और आपको आज दूध चाहिए, तो आप घर पे कॉल करोगे किसी को, ठीक है। नहीं तो यदि आप मतलब IoT इनेबल्ड है तो आप यहीं से खोलोगे फ्रिज को, देखोगे हाँ है कि नहीं है, फिर यहीं से क्लोज कर दोगे। आप जब घर से ऑफिस गए हो, आपको लगा कि पंखा ना शायद ओपन ही है, तो आप यहीं से क्लोज कर दोगे मोबाइल निकाल करके, ठीक है। तो ये क्या है कि यदि हम ऐसे बोलें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, देखिए तो इंटरनेट थिंग्स क्या होता है ना कि डिवाइस को स्मार्ट बनाना, ये हम बोल सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स refers to the interconnection of everyday devices, day-to-day devices and object with the internet, enabling them to send and receive data। मतलब जो हमारा डे टू डे डिवाइसेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको इंटरनेट के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट कर देंगे सो दैट दे विल बी एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा। खत्म, दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैंने क्या लिखा है। The Internet of Things refers to the network of physical objects, devices, vehicles, buildings and other items embedded with the electronics, software, sensors, actuator, ठीक है, and connectivity which enables these things to connect and exchange data। वही कि जो भी हमारा डे टू डे में हम लोग जो डिवाइसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, या सामान हमारा जो भी है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं उसको इंटरनेट के साथ जो है वो इस तरीके से ऐड कर देना, ठीक है, जिससे वो डेटा रिसीव कर पाए, सेंड कर पाए। ठीक है, अच्छा अब हम यदि बोलें कि अब यहाँ पे ना आप देखो, आप एक यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ किया हुआ हूँ, ठीक है, ये देखिए ये टर्म एक्चुएटर। पता है एक्चुएटर क्या है? देखिए एक्चुएटर क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक्चुएटर बहुत क्रूशियल है। तो ये क्या है कि द डिवाइसेज दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम द सिस्टम इनटू फिजिकल एक्शन। यानी हमने बोला कि क्लोज कर दो फ्रिज को, तो मैंने तो बस उसको बोला कि हाँ डिजिटल सिग्नल गया, अब फिजिकल एक्शन कुछ होगा ना कि वो बंद होगा, तो दिस इज एक्चुएटर। ठीक है, तो एक्चुएटर यही होता है। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिस सिस्टम अलाउज फॉर अ लेवल ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इनटू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, एक्यूरेसी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है IoT में की एस्पेक्ट इंक्लूड इंटरकनेक्टिविटी, मतलब सब डिवाइस आपस में बात करें, है ना। IoT devices are connected to each other and to the internet, allowing them to send and receive data. This is interconnectivity. Automation and control. Many IoT application enables the automation of tasks and remote control of devices, leading to increased convenience and efficiency। जो मैं पंखा बंद करने वाली बात कह रहा था। Data collection and analysis. IoT devices often collect large amount of data which can be analyzed for insight to improve product and services। ठीक है, जो IoT डिवाइसेज होते हैं वो करता है
और जिससे आगे के लिए उसका वर्जन इंप्रूव कर सके। इफिशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग, आईओटी से क्या है कि मान लीजिए कि आप अकेले घर में हो, मान लीजिए आप कुछ भूल गए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे किसी ह्यूमन का नीड नहीं है कि उसको जाके बोलोगे वो करके आओ, ठीक है, नल खुला हुआ छोड़ दिया, आप यहाँ से मोबाइल से ही बंद कर सकते हो कि यहाँ बंद कर दिया। यदि इतना स्मार्ट आपका घर है तो, या डिवाइसेस जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका सेविंग होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन विथ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आईओटी फाइंड्स एप्लीकेशंस इन मेनी फील्ड लाइक स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट सिटीज। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, IoT devices often collect and transmit sensitive data, ensuring the security is a major concern। सिक्योरिटी कंसर्न तो है, क्योंकि मान लीजिए कि डिवाइसेज और आपके बीच में या डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में डेटा आ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो इंटरप्रेट यदि हो गया तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके बारे में बहुत सारा चीज़ पता लग जाएगा, ठीक है, सेंसिटिव डेटा यदि इधर उधर हुआ तो, ठीक है, ये एक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट हमारा है एनालिटिक्स। अच्छा, एनालिटिक्स क्या है, देखिए यदि हम ऐसे बोलें एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स क्या है, सिंपल मैं बताता हूँ, सिंपल। मान लीजिए कि एक दुकान है, ठीक है ना, अब उसके लिए एनालिटिक्स क्या हो सकता है, एक दुकानदार है, सिंपल आप सोचो ना, एक एक किराने की दुकान है, सिंपल, ठीक है, उसके लिए क्या हो सकता है एनालिटिक्स, यही ना, कितने का सेल किया, कितना का बेचा, क्या कितना बेचा, कौन सा सामान आज ज़्यादा बिका, किस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिला, मतलब कुछ इस टाइप का हो सकता है ना। सिंपल एनालिटिक्स की बात करें हम तो यही ना हो सकता है, ये हो सकता है सिंपल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब मान लीजिए कि अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। हम आपने ना बहुत पहले गूगल एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, चाहे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, ठीक है। क्या है कि मान लीजिए आपका छोटा सा वेबसाइट है कोई, या नहीं भी है, मतलब आप समझो कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि आज कितना विजिटर आया, कितना यूनिक विजिटर आया, उसका एज क्या था। आपका यदि यूट्यूब स्टूडियो है उसमें भी दिखता है ये सब चीज़, ठीक है, रिटर्निंग व्यूअर्स कौन है, सब कुछ आता है। तो एनालिटिक्स मतलब सिंपल की इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो एनालिटिक्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डिराइव होके आता है। तो यही होता है हमारा क्या, एनालिटिक्स, ठीक है, ठीक है। तो यदि हम ऐसे बोले तो क्या होगा कि एनालिटिक्स रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक्स, यही ना होगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं कि एनालिटिक्स इन कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग and analyzing large set of data to discover pattern, correlations, trends and other insights, ठीक है। Analytics in computer refers to the process of collecting, processing and analyzing large sets of data, मतलब कलेक्ट करना, प्रोसेस करना एंड एनालाइज करना, ठीक है। क्यों, तो टू डिस्कवर पैटर्न, कोरिलेशंस है कि नहीं है, ट्रेंड्स क्या है और अदर इनसाइट के लिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनालिटिक्स इज टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम डेटा विच कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड ड्राइव स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ है नहीं अब इसमें बचा हुआ लेक्चर में। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको ना एक शू खरीदना है अपने लिए, तो आप ना गूगल में गए, मोबाइल में गए, देख लिए कि शू अंडर 5000, तो सिंपल था, मैं बता रहा हूँ, एक आपने किया। तो अब आप देखोगे ना, आपका जहाँ जहाँ जीमेल अकाउंट यदि आप यूज़ कर रहे हो या जो भी यूज़ कर रहे हो, और वो अकाउंट जहाँ जहाँ लॉगिन है हर जगह वो दिखेगा। यूट्यूब खोलोगे तो भी, वेबसाइट विजिट करोगे तो भी, वो सब जगह आपको उसी का एडवर्टाइज दिखेगा जब तक कि आप खरीद नहीं लो, ठीक है। तो वो भी तो एनालिटिक्स है कि आपका एक्शंस को एक बार देखा और आपको बिल्कुल मजबूर कर देगा वो खरीदने पे, नहीं खरीदोगे तब तक दिखाता रहेगा। तो वो भी क्या है, एनालिटिक्स है। वैसे एनालिटिक्स मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फाइंड करना, दैट इज एनालिटिक्स। और अच्छे से यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है डेफिनेशन, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, कि इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है।
आइए, अब इसमें क्या है कि एनालिटिक्स में ना बहुत सारे की एस्पेक्ट्स हैं जो यूज होता है, जैसे डेटा कलेक्शन। एनालिटिक्स करोगे तो आपको डेटा तो चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग भी करना होगा, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा टू प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस। ठीक है, क्लीनिंग मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि उसको वॉश करना है, क्लीनिंग मतलब जो ज़रूरत का उसको रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद है डेटा एनालिसिस, यूजिंग स्टैटिकल मेथड्स, एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू एक्सप्लोर द डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ड्रॉ इनसाइट्स, यही तो है एनालिसिस। डेटा विजुअलाइजेशन, presenting the data in a graphical or pictorial form to make the information easily understandable and actionable. This can involve the use of chart, graph or dashboards. डेटा विजुअलाइज करने के लिए आपको किसी फॉर्म में प्रेजेंट तो करेगा ना। अब मान लीजिए बहुत सारा वेबसाइट डैशबोर्ड देता है ना, जहाँ पे एनालिटिक्स दिखता है आपको। ठीक है, डिसीजन एनालिसिस, डिसाइसिव एनालिसिस बेस्ड ऑन विजुअल आइडियाज और ह्यूमन डिसीजन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अच्छा, ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव जैसे है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिकल डेटा टेकन थ्रू रिपोर्टिंग, क्लस्टरिंग, स्कोर कार्ड, इट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हिस्टोरिकल डेटा का यूज होता है। प्रेडिक्टिव मतलब जो अपकमिंग टाइम को या फ्यूचर ट्रेंड्स जो होंगे उसको ये करता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, यानी यूज स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू असेस फ्यूचर आउटकम्स ऑफ प्रपोज्ड प्लान, दिस इज प्रेडिक्टिव, याद रखिएगा। अब प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, तो यूज डेटा ऑप्टिमाइजेशन, डेटा सिमुलेशन ऑफ द पास्ट एंड इनवाइट डिसीजन बेस्ड ऑन देम टू प्लान प्रेजेंट एक्शन, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। बिग डेटा एनालिसिस है, रियल टाइम एनालिसिस है, तो ये सब जो है ये इसका एक तरीके से एप्लीकेशन है या डायमेंशंस हैं। अब हम बात करें यदि एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल टूल का, तो सबसे ऊपर में क्या होता है, टेबलू, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, SAS स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स सिस्टम, IBM वाटसन एनालिटिक्स, अपाचे स्पार्क, तो ये सब क्या है, हमारा एनालिटिक्स का टूल का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये यहीं पे कंप्लीट होता है, पार्ट 2। ठीक है, और कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग का यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, श्योर और शॉर्ट आप पास होंगे, बिल्कुल 100% है, आप पास होंगे। ठीक है, आपको लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, MCQs मिलेगा। अभी जो हमारा मॉक टेस्ट है ना वो वीडियोस के फॉर्म में है, याद रखिए। वीडियोस के फॉर्म में बनाने का मेन रीज़न क्या था ना कि एक क्वेश्चन जब डील करते हैं उससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें आई, उसको भी बता दिया। MCQ में ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर है, ख़त्म बात, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो हमारा 35 प्लस है, करीब 40 के आसपास करीब वीडियोज़ होंगे उधर, टोटल इसको 50 हम लोग अभी करेंगे। ठीक है ना, तो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, आराम से कर जाओगे पास आप। ठीक है, तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे कोई इशू हो तो आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। ठीक है, चैनल का लिंक, और सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो तो इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।